नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम अनुच्छेद पर बात करने वाले हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। नमस्कार। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई कानून की किताब का एक पन्ना नहीं है। ये तो वो धुरी है, वो आधार है जिस पर हमारी कितनी ही आजादियां टिकी हुई हैं। सही कहा। और ये लगातार विकसित होता रहा है ना, इसका दायरा बढ़ता गया है। बिल्कुल। और इसी विकास को समझने के लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के लगभग 50, आप कह सकते हैं, माइलस्टोन जजमेंट्स का निचोड़ है। ये केस स्टडीज नहीं है सिर्फ, नहीं। ये तो कहानी है कि कैसे 70 सालों में ये एक अनुच्छेद इतना बदल गया। ए.के. गोपालन से शुरू करके मेनका गांधी, ओल्गा टेलिस, हाँ। फिर पुट्टस्वामी, नवतेज जौहर, ये सब बहुत बड़े नाम है इसमें। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जीवन का अधिकार मतलब सिर्फ जिंदा रहना, सांस लेना, इससे कहीं आगे कैसे बढ़ गया। हाँ, कैसे इसमें गरिमा आई, आजीविका आई, साफ हवा पानी, सेहत, तालीम, निजता, बिल्कुल। और यहाँ तक कि गरिमा से मरने का हक भी। तो ये यात्रा है कि कैसे अदालत ने इसे इतना ताकतवर बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर और देखते हैं कि कैसे ये सब हुआ। जरूर। तो बात शुरू करते हैं 1950 के दशक से। ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 का मामला। उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट का नजरिया अनुच्छेद 21 पर काफी सीमित था, है ना? हाँ, बहुत सीमित। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसको बहुत ही शाब्दिक तरीके से लिया गया था। मतलब ये कि अगर सरकार ने कोई कानून बनाया है, उसमें किसी को हिरासत में लेने की एक प्रक्रिया दी है और उस प्रक्रिया का पालन हो गया, तो बस बात खत्म। अच्छा। ये नहीं देखा जाएगा कि वो प्रक्रिया खुद कितनी सही है, कितनी वाजिब है, न्यायपूर्ण है या नहीं। बस प्रक्रिया फॉलो हो गई तो आपकी आजादी जा सकती है। यानी प्रक्रिया की गुणवत्ता पर सवाल नहीं था। बिल्कुल नहीं, बस एक तरह की चेकलिस्ट थी। हाँ, कड़क सिंह मामले में 1963 में निजता की बात उठी थी थोड़ी, लेकिन उसको कोई मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं मिला था तब। ठीक है, तो ये शुरुआती दौर था, लेकिन फिर 70 का दशक आया और तस्वीर बदली। खासकर मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। ये इतना बड़ा मोड़ क्यों था? मेनका गांधी, आप कह सकते हैं, अनुच्छेद 21 के इतिहास में एक वाटरशेड मोमेंट था। वो एक गेम चेंजर। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई भी प्रक्रिया बना दो। नहीं, वो प्रक्रिया न्यायपूर्ण, उचित और तर्कसंगत होनी चाहिए। फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। अच्छा, ये बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। इसने अनुच्छेद 21 का दायरा एकदम से खोल दिया। अब सरकार की बनाई प्रक्रिया पर भी सवाल उठ सकता था कि क्या ये प्रक्रिया खुद इंसाफ के तकाजों पर खरी उतरती है। एक तरह से इसने अमेरिकी ड्यू प्रोसेस के सिद्धांत का जो सार है, उसे भारतीय संदर्भ में ला दिया। ये तो वाकई जबरदस्त बदलाव था। मनमानी पर रोक लगी और इसी दशक में कैदियों के अधिकारों की भी बात हुई, सुनील बत्रा मामला जैसे। हाँ बिल्कुल। सुनील बत्रा मामले में कोर्ट ने साफ किया कि जेल की दीवारें किसी के मौलिक अधिकारों को, खासकर जीवन और गरिमा के अधिकार को खत्म नहीं कर सकती। कैदियों के साथ अगर क्रूरता होती है, अमानवीय व्यवहार होता है, तो वो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। और इसी तरह हुसैन आरा खातून मामला 1979 का। हाँ, वो भी बहुत अहम था। बहुत अहम। उसने शीघ्र सुनवाई मतलब स्पीडी ट्रायल को एक मौलिक अधिकार बना दिया। सोचिए, उस वक्त हजारों लाखों लोग बिना मुकदमे के सालों साल जेलों में बंद थे। कोर्ट ने कहा न्याय में देरी भी अन्याय है। ये अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। तो 70 के दशक ने प्रक्रिया को न्यायपूर्ण बनाया और न्याय तक पहुंच को आसान करने की कोशिश की। अब 80 के दशक पर आते हैं। यहाँ जीवन का मतलब और गहरा हुआ है ना। तो फ्रांसिस्को राली मुलिन 1981। फ्रांसिस्को राली में कोर्ट ने बहुत खूबसूरती से ये बात समझाई कि अनुच्छेद 21 में जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना या जैसे जानवर जीते हैं वैसा नहीं है। इसका मतलब है मानवीय गरिमा के साथ जीना, और इसमें वो सब कुछ शामिल है जो जीवन को जीने लायक बनाता है। बुनियादी जरूरतें, इज्जत, अपनी मर्जी से जीने का मौका। मानवीय गरिमा, ये शब्द बहुत अहम हो गया, और शायद इसी सोच ने आजीविका के अधिकार को भी इससे जोड़ा। ओल्गा टेलिस 1985 का मामला, वो तो बहुत मशहूर हुआ था। बिल्कुल। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कोर्ट ने कहा कि आजीविका का अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड, वो जीवन के अधिकार का ही एक हिस्सा है। क्यों? क्योंकि बिना रोजगार, बिना आजीविका के कोई इंसान गरिमा से कैसे जिएगा। ये फैसला खास तौर पर उन लाखों पटरी वालों, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए था, जिन्हें अक्सर बिना कोई इंतजाम किए हटा दिया जाता था। सही बात है। इसी गरिमा के सिद्धांत पर बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस में
1984 में बंधुआ मजदूरी को भी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना गया। वो भी तो मानवीय गरिमा के खिलाफ है। और इसी दशक में पर्यावरण का मुद्दा भी सामने आया। एमसी मेहता के बहुत सारे मामले। हाँ, एमसी मेहता के जो मामले थे वो ज्यादातर जनहित याचिकाएं थीं, PILs। उनमें सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी अनुच्छेद 21 का ही हिस्सा है। अच्छा। क्योंकि साफ हवा, साफ पानी के बिना आप स्वस्थ और गरिमापूर्ण जीवन कैसे जी सकते हैं? ये तो मुमकिन ही नहीं है। और हाँ, इसी दौरान बच्चन सिंह मामला भी आया 1980 में, जिसने मृत्युदंड पर दुर्लभ से दुर्लभतम, रेयरेस्ट ऑफ रेयर का सिद्धांत दिया। ये भी जीवन के अधिकार से जुड़ा एक अहम पहलू था। तो 80 के दशक ने गरिमा, आजीविका, पर्यावरण जैसे बड़े आयाम जोड़े। अब 90 के दशक की बात करते हैं। यहाँ सामाजिक न्याय के और पहलू जुड़े, जैसे शिक्षा। सही का मोहिनी जैन 1992 और फिर उन्नी कृष्णन 1993 मामले। इनमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि शिक्षा का अधिकार कम से कम शुरुआती स्तर पर वो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अच्छा। क्योंकि शिक्षा के बिना व्यक्ति का विकास कैसे होगा, गरिमापूर्ण जीवन कैसे मिलेगा। हालांकि बाद में 2002 में संविधान में 86वां संशोधन हुआ और अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। हाँ, जिसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को एक अलग मौलिक अधिकार बना दिया। बिल्कुल, लेकिन उसकी नींव आप कह सकते हैं इन्हीं जजमेंट्स ने रखी थी। और इसी दशक में हिरासत में हिंसा या मौत, कस्टोडियल वायलेंस, ये मुद्दे भी उठे। हाँ बिल्कुल, नीलाबाती बेहरा केस 1993 का। इसमें कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस हिरासत में किसी की मौत होती है तो राज्य सरकार को मुआवजा देना होगा। ये पीड़ित परिवार के लिए तो राहत थी ही, राज्य पर एक जिम्मेदारी भी डालती थी। सही। और फिर आया DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल 1997। ये तो बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। इसने गिरफ्तारी और हिरासत के वक्त पुलिस को क्या क्या करना चाहिए, इसके 11 साफ साफ निर्देश दिए, जिन्हें बसु डायरेक्टिव्स कहते हैं। हाँ, बसु डायरेक्टिव्स। इनका मकसद था पुलिस की मनमानी रोकना और जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसकी सुरक्षा और गरिमा बनाए रखना। ये सीधे सीधे अनुच्छेद 21 की हिफाजत करते हैं। और ये आज भी कितने जरूरी हैं। इसी दशक में विशाखा गाइडलाइंस भी आईं, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए। बिल्कुल, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997। एक और ऐतिहासिक फैसला। इसने वर्क प्लेस पर होने वाले यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट को अनुच्छेद 14, 15 और सबसे अहम अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना। जीवन और गरिमा का उल्लंघन। और क्योंकि उस वक्त कोई खास कानून था नहीं इस पर, तो कोर्ट ने खुद गाइडलाइंस जारी की, जिन्हें विशाखा गाइडलाइंस कहा गया। ये तब तक लागू रहीं जब तक 2013 में नया कानून नहीं बन गया। निश्चित रूप से। तो 90 के दशक में शिक्षा, हिरासत में सुरक्षा, कार्यस्थल पर गरिमा जैसे पहलू जुड़े। अब आते हैं 21वीं सदी में। यहाँ निजता, व्यक्तिगत स्वायत्ता, ये मुद्दे ज्यादा सामने आए। धारा 377 का मामला, नवतेज सिंह जौहर 2018 का जो फैसला था, वो अनुच्छेद 21 से कैसे जुड़ा? वो तो समानता का भी मामला था। हाँ, आपका सवाल बिल्कुल सही है। नवतेज जौहर ने IPC की धारा 377 के उस हिस्से को खत्म किया जो बालिगों के बीच सहमति से बने समलैंगिक रिश्तों को अपराध मानता था। ये बेशक अनुच्छेद 14 समानता और 15 भेदभाव न करना का उल्लंघन तो था ही, हाँ, लेकिन कोर्ट ने इसे अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन माना। किस आधार पर? व्यक्तिगत स्वायत्ता यानी पर्सनल ऑटोनॉमी, गरिमा यानी डिग्निटी, और सबसे खास निजता यानी प्राइवेसी। अच्छा, निजता के आधार पर। हाँ, कोर्ट का कहना था कि आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप अपना साथी किसे चुनते हैं, ये आपकी पहचान का, आपकी निजता का एक अंदरूनी हिस्सा है। इस पर राज्य का कंट्रोल नहीं हो सकता। ये चुनना कि आप कौन हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं, ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का मामला है, जो अनुच्छेद 21 में सुरक्षित है। और निजता की बात चली है तो जस्टिस केस पुट्टास्वामी फैसला 2017 का, वो तो शायद सबसे बड़ा मील का पत्थर है इस मामले में। बिल्कुल, पुट्टास्वामी फैसला निस्संदेह अनुच्छेद 21 के विकास का एक शिखर है। 9 जजों की बेंच बैठी थी और सब ने एक मत से माना कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ये अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अंतर्निहित अविभाज्य हिस्सा है। मतलब ये कोई नया अधिकार नहीं दिया, बल्कि जो पहले से था उसे मान्यता दी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। ये पहले से मौजूद था, बस उसको स्पष्ट रूप से पहचान मिली। और इस फैसले ने राज्य की जो ताकत है निगरानी करने की, लोगों का डेटा जमा करने की, उनके निजी जीवन में दखल देने की, उस पर एक मजबूत संवैधानिक रोक लगाई।
आधार जैसे मुद्दों को भी इसी कसौटी पर परखा गया फिर। इसी दौर में जीवन के अंत से जुड़े कुछ मुश्किल सवाल भी आए। इच्छा मृत्यु, यूथनेशिया। हाँ, पहले अरुणा शानबाग का मामला आया 2011 में। उसमें बहुत ही सीमित हालात में पैसिव यूथनेशिया यानी लाइलाज मरीज का लाइफ सपोर्ट हटाने की इजाजत, उस पर कुछ गाइडलाइंस बनी। फिर कॉमन कॉज का मामला आया 2018 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग विल को मान्यता दी। लिविंग विल वो क्या है? लिविंग विल एक तरह का एडवांस्ड डायरेक्टिव है। मतलब कोई व्यक्ति स्वस्थ रहते हुए ये लिख सकता है कि अगर भविष्य में वो ऐसी हालत में पहुंच जाए जहां वो खुद फैसला नहीं ले सकता और ठीक होने की कोई उम्मीद ना हो, तो उसे कृत्रिम तरीकों से जिंदा ना रखा जाए। कोर्ट ने माना कि जैसे गरिमा से जीना अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, वैसे ही कुछ खास परिस्थितियों में गरिमा से मरना भी इसी अधिकार के दायरे में आ सकता है। ये तो बहुत संवेदनशील और जटिल मुद्दा है। बिल्कुल। और इसी दौर में इंटरनेट और अभिव्यक्ति की आज़ादी का सवाल भी आया। श्रेया सिंघल केस 2015, जिसने आईटी एक्ट की धारा 66A को रद्द किया था। हाँ, उसका अनुच्छेद 21 से क्या लेना देना था? वो तो फ्री स्पीच का मामला था। देखिए, मुख्य रूप से तो वो अनुच्छेद 19(1)(1) यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही मामला था, क्योंकि धारा 66A बहुत अस्पष्ट थी। ऑनलाइन कुछ भी आपत्तिजनक लिखने पर गिरफ्तारी हो सकती थी। लेकिन इसका असर, आप कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 21 पर भी था। कैसे? क्योंकि आज के जमाने में ऑनलाइन अपनी बात कहना, जानकारी हासिल करना, ये भी तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विचारों की निजता से जुड़ा है ना? ये दिखाता है कि कैसे ये मौलिक अधिकार आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड हैं। सही कहा। और हाल के सालों में, खासकर कोविड महामारी के टाइम, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य के अधिकार को लेकर कितनी सख्ती दिखाई। हाँ, बिल्कुल। वो बहुत ही मुश्किल दौर था और उस दौरान ऑक्सीजन की कमी, दवाओं की कमी, अस्पताल बेड की कमी, इन सब पर कितनी जनहित याचिकाएं दायर हुईं। हाँ, कोर्ट ने बार बार सरकारों को याद दिलाया कि स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है और ये सरकार का फर्ज है कि वो नागरिकों की जान बचाए। ये अनुच्छेद 21 का एकदम प्रैक्टिकल, जीवन बचाने वाला पहलू था जो सबके सामने आया। बिल्कुल। और पुट्टास्वामी के बाद से डिजिटल प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन, इन पर भी बहस जारी है। जारी है और जारी रहेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है, समाज बदल रहा है, तो चुनौतियां भी नहीं आ रही हैं। अनुच्छेद 21 को भी उनके हिसाब से विकसित होना पड़ेगा। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो अनुच्छेद 21, जो 1950 में बस एक प्रक्रिया तक सिमटता लगता था, आज कहाँ पहुंच गया है? मानवीय गरिमा, आजीविका, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल्दी न्याय, हिरासत में सुरक्षा, निजता, अपनी मर्जी से जीने का हक और गरिमा से मौत तक का अधिकार। मतलब जीवन का शायद ही कोई पहलू हो जो इससे न जुड़ा हो। सचमुच ये एक जबरदस्त यात्रा रही है। ए.के. गोपालन से मेनका गांधी, फिर ओल्गा टेलिस से पुट्टुस्वामी और नवतेज जौहर तक। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। नहीं, ये एक जीता जागता दस्तावेज है और हमारी न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसकी व्याख्या करके इसे जिंदा रखा है, प्रासंगिक बनाए रखा है। और सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि इज्जत के साथ, आजादी के साथ और मौकों के साथ जीना है, एक सार्थक जीवन। ये जानना वाकई बहुत प्रभावित करता है कि संविधान का बस एक अनुच्छेद हमारे जीवन को इतने गहरे और इतने अलग अलग तरीकों से सुरक्षित करता है, बेहतर बनाता है। हाँ, और जैसा मैंने कहा, ये विकास रुका नहीं है, ये चलता रहेगा। सही बात है। तो आज की इस चर्चा के आखिर में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। सोचिएगा इस पर। जरूर। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, बिग डेटा है। ये नई तकनीकें, ये बदलते सामाजिक मूल्य, ये हमारे जीवन, हमारी स्वतंत्रता, हमारी गरिमा की समझ को कैसे बदल रहे हैं? आपको क्या लगता है, आने वाले वक्त में अनुच्छेद 21 इन नई चुनौतियों का सामना कैसे करेगा और हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए इसे किन नए आयामों को छूना होगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है भविष्य के लिए। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।